Good morning, students. Today's topic is rotating crystal method. Students, I hope कि आपको ब्रेग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। फिर भी स्टूडेंट्स, हम ब्रेग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन को टच करते हुए इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने ब्रेग्स लॉ फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन के अंदर एक ब्रेग्स इक्वेशंस को ड्राइव किया था और वो जो इक्वेशन थी वो थी 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। और वहां पर हमने ये कहा था ये ब्रेग्स इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब थीटा और लैम्डा की वैल्यू आपस में क्या करेंगे, मैच करेंगे। यानी कि एक्सरे का रिफ्लेक्शन लैटिस प्लेन से तभी अक्कर करेगा तब थीटा और लैम्डा की वैल्यू आपस में क्या करें, मैच करें। सपोज करो स्टूडेंट, मैं आपके सामने एक एग्जांपल पुट करता हूं। सपोज अगर कोई मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे मींस मोनोक्रोमेटिक मींस एक सिंगल वेवलेंथ की एक्सरे इंसिडेंट करे किसी 3 डायमेंशनल क्रिस्टल के ऊपर और वो इंसिडेंट करे किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल के ऊपर, क्या उस केस में एक्सरे का रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करेगा लैटिस प्लेन से? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उस केस में थीटा और लैम्डा आपस में मैच नहीं करेंगे। हमने लैम्डा को तो स्टूडेंट फिक्स कर दिया मोनोक्रोमेटिक बीम, यानी कि एक सिंगल वेवलेंथ की एक्सरे इंसिडेंट करे किसी एनी आर्बिट्रेरी के ऊपर, किसी एनी आर्बिट्रेरी, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू है मैग्नीट्यूड के अंदर, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा की वैल्यू उतनी होगी तो रिफ्लेक्शन अकर करेगा, अदरवाइज रिफ्लेक्शन अकर नहीं करेगा। यानी कि अगर थीटा और लैम्डा दोनों मैच करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी और ये इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होगी तो एक्सरे इज टू बी गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल, अदरवाइज एक्सरे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड। यानी कि स्टूडेंट्स, तो हमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमें इस इक्वेशन को क्या करना होगा, स्कैन करना होगा। स्कैन का मतलब जांचना होगा, परखना होगा। और स्कैन कैसे किया जाता है? माइनर टू माइनर के ऊपर स्कैन किया जाता है। और इस इक्वेशन को हम स्टूडेंट स्कैन किस में भी कर सकते हैं, थीटा में कर सकते हैं और लैम्डा में कर सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को अगर हमें स्कैन करना है तो हम इस इक्वेशन को स्कैन थीटा में भी कर सकते हैं, यानी कि थीटा की वैल्यू को डिफरेंट ले सकते हैं। दूसरा, इस इक्वेशन को स्कैन अगर हम थीटा में ना करें तो किस में कर सकते हैं, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यू लेकर स्कैन कर सकते हैं। यानी कि इस इक्वेशन को स्कैन करने के लिए 2 डिफरेंट टाइप के मेथड बन सकते हैं और उन 2 टाइप के डिफरेंट मेथड को स्टडी किया गया किस किस के द्वारा। जो पहला मेथड था वो था लाव मेथड, यानी कि लाव के द्वारा स्टडी किया गया। और जो दूसरा मेथड था वो था रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड को किसके द्वारा स्टडी किया गया था? साइबोल्ड और पोलिंगी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा स्टडी किया गया था स्टूडेंट्स। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले हमें यह जांचना, यह स्टडी करना बहुत जरूरी है। लॉ मेथड और रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर, दोनों के अंदर स्टूडेंट्स क्या यूज किया गया? एक सिंगल क्रिस्टल को यूज किया गया। लेकिन इस मेथड के अंदर और इस मेथड के अंदर क्या डिफरेंस निकल के आया? जो हमने सिंगल क्रिस्टल यूज किया गया था उसको तो हमने लॉ मेथड के अंदर हमने फिक्स कर दिया। और सिंगल क्रिस्टल को किसकी हेल्प से फिक्स किया था?
गोनियोमीटर की हेल्प से हमने फिक्स कर दिया था। यानी कि लव मेथड के अंदर हमने थीटा को फिक्स कर दिया था, बट रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर साइबोल्ड और पोलिंगी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा क्रिस्टल को क्या किया गया, रोटेट किया गया। यानी कि थीटा की वैल्यू को फिक्स नहीं किया वहां पर, किसको, थीटा की वैल्यू को वेरी किया वहां पर, मींस क्रिस्टल को रोटेट किया अबाउट ऑन एक्सिस। आफ्टर दैट अगर यहां पे थीटा को फिक्स किया है तो किसको वेरी किया होगा, जरूर लैम्डा को वेरी किया होगा, मींस लैम्डा हियर वेरिंग। और यहां पर लैम्डा की वैल्यू को क्या किया गया है, फिक्स किया गया है। यानी कि यहां पर इस केस में लैम्डा को तो मोनोक्रोमेटिक बना दिया गया, मींस एक सिंगल वेवलेंथ की लाइट बना दिया गया, वो स्टडी करेंगे हम। और थीटा की वैल्यू को फिक्स नहीं किया गया, थीटा इज नॉट फिक्स, लैम्डा इज फिक्स्ड। इस केस में थीटा इज फिक्स्ड बट लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड। तो इस केस में अब ये लैम्डा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, यहां पे मेरे को क्या लिखना चाहिए, लैम्डा इज नॉट फिक्स्ड। या लैम्डा इज वेरिंग। अब लैम्डा की वैल्यू वेरी करेगी तो किस रेंज में वेरी करेगी, हमें ये देखना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को वेरी करूंगा तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सरे को विजिबल रेंज में ले आऊंगा फिर स्टडी कर दूं। एक्सरे की एक वेवलेंथ होती है और वो इनविजिबल रेंज होती है। यानी कि ये इक्वेशन जो है ये फॉर फर्स्ट, ये मैं अगर बात करूं फॉर फर्स्ट रिफ्लेक्शन मींस n इक्वल टू, फॉर फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन n इज इक्वल टू 1 के ऊपर अगर बात करूं तो ये इक्वेशन मेरे पास बनती है 2d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये इक्वेशन के अंदर स्टूडेंट हमें पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 to 1 के बीच में लाई करती है। यानी कि 0 से 1 के बीच में होगी तो वो वैल्यू 1 से क्या होगी, कम होगी। अगर इसकी वैल्यू स्टूडेंट 1 से कम है और 1 से कम है तो इसका मतलब जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आने वाली है वो 2d से क्या होने वाली है, कम होने वाली है। यानी कि देखिए लैम्डा की वैल्यू 2d के बराबर कब होगी, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो लैम्डा की वैल्यू 2d से, क्योंकि 2d को अगर 1 से ज्यादा मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी वैल्यू ज्यादा बन जाएगी। इसका मतलब हम जानते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 to 1, 1 से लेस देन, तो इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 2d, ये होनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली d की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो कितनी होती है, ऑलमोस्ट इन 3 एंगस्ट्रॉम होती है। ये d क्या चीज है, दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो स्टूडेंट्स यहां पर लैम्डा की जो वैल्यू बनी वो कितनी बन रही है, लैम्डा लेस देन 6 एंगस्ट्रॉम। यानी कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 6 एंगस्ट्रोम से ज्यादा लेता हूं या 6 एंगस्ट्रोम लेता हूं तो उस कंडीशंस के ऊपर इस मेथड के अंदर क्या हो रहा था कि जो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक सिमेट्री या जो पैटर्न बन रहा था उसको हम रिजोल्व नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं यहां पर लैम्डा की वैल्यू को कितना लूं 6 एंगस्ट्रोम से कम, यानी कि हम अगर लैम्डा की वैल्यू किस रेंज के अंदर ले, 0.2 एंगस्ट्रोम टू 2 एंगस्ट्रोम, इस रेंज तक हमें जो स्पेक्ट्रम मिल रहा था, यानी कि जो हमें क्रिस्टल फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्रिस्टल का जो सिमेट्री मिल रही थी वो इस रेंज के अंदर क्लियर मिल रही थी।
यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट, ये जो रेंज है वो एक कॉन्टिन्यूअस रेंज है 0.222 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब इस रेंज के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ है और वो कॉन्टिन्यूअस रेंज की है। तो ये क्या कहना चाहता है स्टूडेंट, अगर इस रेंज से मैं 0.2 एंगस्ट्रॉम से अगर मैं कम ऑर्डर की वेवलेंथ अगर ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, वहां पर थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल बन जा रही है कि उसको हम स्टडी ही नहीं कर पा रहे, उसको नोट डाउन ही नहीं कर पा रहे थे। अगर मैं 2 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा की वेवलेंथ ले रहा हूं तो उस केस में हम जो क्रिस्टल की सिमेट्री है वो लाव मेथड से स्टडी नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर क्या किया गया, थीटा को तो फिक्स्ड किया गया लेकिन लैम्डा की वैल्यू को फिक्स्ड नहीं किया गया, वेरी किया गया। और किस रेंज के अंदर वेरी किया गया, 0.2 एंगस्ट्रॉम टू 2 एंगस्ट्रॉम की रेंज के अंदर वेरी किया गया। लेकिन इस रेंज के अंदर तो लाव मेथड सक्सेसफुली क्रिस्टल की क्या एक्सप्लेन कर रहा था, सिमेट्री को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था। यानी कि अगर क्रिस्टल की 4-फोल्ड सिमेट्री है पैरेलल टू द इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे, तो जो हमें ये जो मेथड दे रहा था, जो सिमेट्री दे रहा था वो एग्जैक्टली 4-फोल्ड सिमेट्री दे रहा था। अगर मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, अगर किसी भी क्रिस्टल की 4-फोल्ड सिमेट्री, हम सिमेट्री पढ़ चुके हैं, तो ये जो मेथड है 4-फोल्ड सिमेट्री ही देगा। यानी कि हमें फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर क्या एक ऐसी इलिप्स टाइप में ऐसा स्ट्रक्चर बनता दिखाई देगा। ये हमारे पास 4-फोल्ड सिमेट्री है। ऐसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब लाव मेथड क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर रहा था, क्रिस्टल की सिमेट्री को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पा रहा था। लेकिन लाव मेथड क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था। क्या एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था, क्रिस्टल के अंदर टाइप ऑफ यूनिट सेल्स को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। यूनिट सेल के प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर यानी ए बी की वैल्यू को हम लाव मेथड की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। तो क्यों नहीं कैलकुलेट कर पाए थे, मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं। क्योंकि जब ये कॉन्टिन्यूअस रेंज की वेवलेंथ इंसिडेंट करेगी किसके ऊपर, पहले ही लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल के ऊपर, पहले लैटिस प्लेन के ऊपर जब इंसिडेंट करेगी तो इसके अंदर तो क्या है, डिफरेंट वेवलेंथ हैं स्टूडेंट्स। और वो डिफरेंट वेवलेंथ जब इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगी तो वो डिफरेंट वेवलेंथ, उनमें से कोई ऐसी वेवलेंथ भी होगी जो फर्स्ट ऑर्डर वाली कंडीशंस को एक्सप्लेन कर देगी। इसमें वो एक्सरे भी होंगी जो सेकंड ऑर्डर वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर देंगी। इसमें ऐसी एक्सरे भी होंगी जो थर्ड ऑर्डर वाली एक्सरे की कंडीशंस को भी सेटिस्फाई कर देंगी। यानी कि यहां से एक सिंगल लैटिस प्लेन से डिफरेंट ऑर्डर की एक्सरे क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट करेंगी। और वो जब जाकर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर स्पॉट्स मीन सुपर इम्पोज कर क्या बनाएंगी, एक स्पॉट बनाएंगी। तो हम उस स्पॉट की इंटेंसिटी एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाते। अगर हम उस स्पॉट की एग्जैक्ट इंटेंसिटी को कैलकुलेट नहीं कर पाते तो हम वहां पर यूनिट सेल्स के बेसिस यानी ट्रांसलेशन वेक्टर्स को नहीं कैलकुलेट कर पाते। और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए कौन सा मेथड आया था हमारे पास, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। स्टूडेंट्स आप इस कंडीशंस को समझ रहे ही होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए
अगर मैं आपको ये कहूं, ये मेरे पास लैटिस प्लेन नंबर 1 है, ये मेरे पास लैटिस प्लेन नंबर 2 है, ये मेरे पास लैटिस प्लेन नंबर 3 है। एक्सरे इंसिडेंट हुई, मैं मोनोक्रोमेटिक की बात कर रहा हूं, सपोज एक वेवलेंथ की एक्सरे को इंसिडेंट कर रहा हूं, वो यहां से रिफ्लेक्ट कर गई। अगर इस प्लेन से जो एक्सरेज का मतलब यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर यहां पर किसी वेव का क्रस्ट, यहां पर ये तो क्या था क्रस्ट और ट्रफ अगर इंसिडेंट किया है, तो यहां पर इसके ऊपर क्या इंसिडेंट करेगा, हमें जब वो देखा स्टूडेंट, तो क्या देखा, इसके ऊपर तो ट्रफ इंसिडेंट कर रहा है, ट्रफ इंसिडेंट कर रहा है। तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ गया स्टूडेंट, ये मीन्स कितना डिफरेंस आ गया, फेज डिफरेंस तो पाई का आ गया, पाथ डिफरेंस कितना आ गया, λ/2 का आ गया। ऐसे ही इधर λ/2 का आ गया, तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना आ जाता है, लैम्डा का आ जाता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का अगर रिफ्लेक्शन अकर करेगा तो फेज डिफरेंस कितना आता है, लैम्डा का आता है। अगर सेकंड ऑर्डर का हमें रिफ्लेक्शन स्टडी करना है तो फेज डिफरेंस कितना आएगा, 4 पाई, पाथ डिफरेंस कितना आएगा, 2 लैम्डा। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, यानी कि अगर मैं इस वेवलेंथ के अंदर ओनली सिंगल लैटिस प्लेन से डिफरेंट ऑर्डर के रिफ्लेक्शंस अगर कर जाते हैं और वो एक पॉइंट के ऊपर जाकर सुपर इम्पोज कर जाते हैं, तो हम उस सुपरपोजिंग स्पॉट की इंटेंसिटी को एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट कर पाते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया गया साइबोल्ड और पोर्लिंगी नाम के साइंटिस्ट के द्वारा, और जिन्होंने हमें एक रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड दिया। इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के बारे में तो हम कुछ समझ चुके हैं, यानी कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर भी स्टूडेंट्स हम क्या यूज करने वाले हैं, एक सिंगल क्रिस्टल को ही यूज करने वाले हैं। लेकिन उस सिंगल क्रिस्टल को हम फिक्स नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। लेकिन इस केस में लैम्डा को हम फिक्स करेंगे, यानी कि लैम्डा को हम क्या बनाने वाले हैं, मोनोक्रोमेटिक बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें यहां पर एक्सरे को जनरेट करना है, किसमें से, एक्सरे ट्यूब से, यानी कि ये मेरे पास एक्सरे सोर्स है। यहां पर एक्सरे ट्यूब के अंदर एक डिस्चार्ज ट्यूब होती है, यहां पर ये टारगेट लगा दिया जाता है और यहां से हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जनरेट किया जाता है। जब हाई एनर्जी चार्ज पार्टिकल इस टारगेट मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो क्या होता है, एक्सरे इमिट होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की इमिट होती है। अब उस वेवलेंथ को, डिफरेंट वेवलेंथ वाली एक्सरे को हमें क्या बनाना है स्टूडेंट, मोनोक्रोमेटिक बनाना है। तो हम इस सोर्स के आगे क्या लगा देते हैं, एक फिल्टर लगा देते हैं। वो फिल्टर क्या करता है स्टूडेंट, जिस वेवलेंथ का फिल्टर लगा है वो उसी वेवलेंथ की एक्सरे को अपने अंदर से इमिट आउट करेगा, बाकी सारी वेवलेंथ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि इस फिल्टर में से केवल एक सिंगल वेवलेंथ की एक्सरे इमिट आउट होगी। यानी कि हमने इस फिल्टर की हेल्प से एक्सरे को क्या बना दिया है, मोनोक्रोमेटिक बना दिया है। अब इस मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे को हमें किसके ऊपर इंसिडेंट करना है स्टूडेंट, क्रिस्टल के ऊपर इंसिडेंट करना है। यानी कि ये हमने सबसे पहले क्या चीज ले रखा है स्टूडेंट, ये मेरे पास ऐसा कोई ड्रम शेप्ड कैसेट है, ऐसा है स्टूडेंट, जो मैं आपको ये शो कर रहा हूं, ये ऐसे सिलेंड्रिकल में है, ऐसे है। और इसके जितना भी ये इनर सरकमफ्रेंस है, इसके ऊपर हमने क्या लगा रखी है, एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा रखी है, जिसके अंदर हमें
रिफ्लेक्टेड जो एक्सरे होगी जब वो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जाकर इंसिडेंट करेगी तो अपना क्या बना देगी, स्पॉट बना देगी। यानी ये ऐसे लगा है, ऐसे, और इसके बिल्कुल यहां पर एक होल है, वहां पर हमने क्या लगा रखा है, कोलिमेटिंग डिवाइस लगा रखी है। उस कोलिमेटिंग डिवाइस के अंदर स्टूडेंट्स ऐसे कोलिमेटिंग डिवाइस लगा रखी है, और उस कोलिमेटिंग डिवाइस के इधर एक कन्वेक्स लेंस लगा होता है, एक इधर कन्वेक्स लेंस लगा होता है। कन्वेक्स लेंस क्या करता है स्टूडेंट, जो हमारे पास एक्सरे आ रही है उसको क्या बना देता है, पैरेलल बना देता है। यानी कि या तो उसको पैरेलल बनाकर इनफाइनाइट के ऊपर भेज देगा, अगर कन्वेक्स लेंस अपने सोर्स से फोकस के ऊपर सिचुएटेड है तो आने वाली लाइट को या तो क्या बना देगा, पैरेलल बना देगा, या क्या कर देगा, उसको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट के ऊपर। ये मोनोक्रोमेटिक आ रही है तो उसको पैरेलल बनाकर आगे इनफाइनाइट के ऊपर भेज देगा, यानी कि इससे एक पैरेलल बीम ऑफ एक्सरे आएगी। अब इसके ऊपर सिर्फ स्टूडेंट ऐसे क्रिस्टल रखा हुआ है, ये हमारे पास इसके ये अंदर बिल्कुल ऐसे फोटोग्राफिक फिल्म है, ये बिल्कुल फोटोग्राफिक फिल्म है। ये कोलिमेटिंग डिवाइस है, कोलिमेटिंग डिवाइस के अंदर कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, इस मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे को पैरेलल बना देंगे। अब यहां पर इस फोटोग्राफिक फिल्म के सेंटर पॉइंट के ऊपर क्या हमने एक क्रिस्टल को किसकी हेल्प से, स्पिंडल की हेल्प से। अब ये स्पिंडल क्या चीज है स्टूडेंट, एक स्पिंडल क्या है, एक रोड होती है, और उस रोड के अराउंड क्या करता है, क्रिस्टल रोटेट करता है। यानी कि जैसे मैं ये कह दूं ये मेरा चौक है, और ये चौक के ऊपर ऐसे ये ऐसे रोटेट करता है, ऐसे, जैसे ये मेरा चौक है, अगर मैं ये कह दूं ये मेरा क्रिस्टल है और ये मेरा स्पिंडल है, ये ऐसे इसके ऊपर रोटेट करेगा। ये मैंने फिक्स कर दिया। अब ये फिक्स करने के बाद ये इसके अंदर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये साफ्ट की, और कौन रोटेट करवाएगा इसको, ये रोटेटर रोटेट करवाएगा। इसका मतलब ये जो क्रिस्टल है ना, ये किसके ऊपर, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर क्या करेगा, रोटेट करेगा। यानी कि ये ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये क्रिस्टल इस एक्सिस, इसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है। यानी कि ये क्रिस्टल इस एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे रोटेट करेगा, मींस ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। हम इसको कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे ऐसे रोटेट करेंगे। और किसकी हेल्प से रोटेट करेंगे, ये रोटेटर क्या है, ये मोटर लगी होती है, और वो मोटर इसको स्लोली रोटेट करती है। हम एक यहां पर उसको स्लो रोटेट करने के लिए एक गियर बॉक्स लगा देते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे पास ये जो क्रिस्टल है अपने एक्सिस के ऊपर ऐसे रोटेट करेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस रोटेटर रोटेट करेगा। अब स्टूडेंट क्या होता है, हमने देखो क्या स्टडी किया है, क्रिस्टल के अंदर हर पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशन के अंदर क्या होते हैं, मिरर प्लेन्स होते हैं, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अंदर हमने क्या स्टडी किया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं ये कहूं कि ये मेरे पास एक रोटेशन है ना, ये बुक है, ये एक रोटेशन पे है, इस रोटेशन के अंदर कितने प्लेन है, पैरेलल प्लेन, एक प्लेन है, दो प्लेन है, तीन प्लेन है, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हो सकते हैं, और एक पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस के अंदर है ये। इस ओरिएंटेशंस के ऊपर नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन, इसके अंदर नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्लेन है, इसके अंदर नंबर ऑफ इनफाइनाइट प्लेन है, और इन दो प्लेन के बीच का डिस्टेंस कितना होता है स्टूडेंट, डी होता है। अब अगर मैं एक कंडीशंस दे रहा हूं, ये जो मेरा सिंगल क्रिस्टल है, ये जो सिंगल क्रिस्टल है, इसके तीन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हैं, एक ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। और इसके अंदर देखो इस ओरिएंटेशन के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हैं। अब ये जब रोटेट करेगा इसके अंदर, इसका मतलब हर पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस आएंगी प्लेन की, पहली कंडीशन। मतलब जब ये क्रिस्टल रोटेट करेगा ना तो क्या आएगा, हर लैटिस प्लेन की ओरिएंटेशंस आएंगी
जिसके ऊपर कौन इंसिडेंट करेगा? एक्सरे इंसिडेंट करेगा। सेकंड कंडीशन अब मैं ले रहा हूं, अगर इस क्रिस्टल का एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस यानी कि एक्स वाई जेड में से अगर मैंने एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को किसके पैरेलल ला दिया? इसके पैरेलल ला दिया अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल, तो उस कंडीशंस पे क्या होगा? यानी कि उस कंडीशंस के ऊपर एक एक्सिस तो पैरेलल चला गया, और पैरेलल चला गया तो यानी कि मेरे पास हमें उस एक्सिस के पैरेलल जाना है, यानी कि वहां पर कोई भी हमारा इंटरसेप्ट नहीं आने वाला। आपने स्टडी किया होगा मिलर प्लेन्स को, अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए अगर मैंने इस क्रिस्टल का एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स कर दिया, तो उस केस में मेरे पास क्या हो गया? ये एक तो एक्स प्लेन और एक वाई प्लेन। इसका मतलब जो रिफ्लेक्शन आएगा वो किस में आएगा? मेरा एक एक्स वाई प्लेन के अंदर आएगा, यानी कि किस में आएगा वो रिफ्लेक्शन? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा, वर्टिकल में नहीं आने वाला। ऐसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन की रिफ्लेक्शन को स्टडी करने वाले हैं। यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस बात को आप समझने की कोशिश करना। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर इस क्रिस्टल का एक क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस हमने इस एक्सिस के रोटेशन के पैरेलल अगर सेट कर दिया, तो उस कंडीशंस में क्या होगा? उस कंडीशन में एक्सरे का जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस में होगा? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। अब नंबर सेकंड बात पे कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर इस कंडीशंस के ऊपर क्या होगा? यानी कि जो इसके क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस ऑफ रोटेशंस के पैरेलल आ गया, वहां पर तो एक एक्सिस की वैल्यू उसके तो मानी कि हमने पैरेलल जाना है, तो यानी कि वो सारे प्लेन, मैं क्या बात कर दूं, वो सारे प्लेन देखिए एच के एल, यानी उन सारे प्लेन के जो ये मिलर इंडिसेस हैं, उन प्लेन के जो ये मिलर इंडिसेस हैं, अगर मैंने जेड एक्सिस यानी कि सी को जेड एक्सिस के पैरेलल कर दिया, तो यानी कि एल की वैल्यू को मैंने क्या कर दिया? 0 कर दिया। यानी कि वो सारे प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस क्या हो? एच के 0 हो, वो क्या करेंगे? वो रिफ्लेक्ट करें, उनसे एक्सरे रिफ्लेक्ट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर, और क्या करेगी? देखिए मतलब यहां पर मैं ये कह दूं 1 1 0 ये प्लेन हो सकता है, अब मैं ये कह दूं 1 0 0 ये प्लेन भी हो सकता है, क्योंकि हर पॉसिबल रैंडम ओरिएंटेशंस के अंदर तो प्लेन आने वाले हैं। और इस केस के अंदर मैं क्या कह चुका हूं, वो सारे प्लेन जिनका मिलर इंडिसेस एच के 0 होगा, वो क्या करेंगे? इस क्रिस्टल से उन प्लेन से एक्सरे रिफ्लेक्ट होगी, और वो किधर रिफ्लेक्ट होगी? अब मैं बात करूं तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी उसको मैं अब यहां पर समझा रहा हूं। उस कैसे रिफ्लेक्ट होगी? देखिए ये मेरे पास ऐसे, मेरे पास ये फोटोग्राफिक फिल्म है, ऐसे ही तो लगी हुई है, ये बिल्कुल ऐसे लगी हुई है। इस केस में क्या होगा? देखिए जिन प्लेन के मिलर इंडिसेस एच के 0 हैं, उनसे एक्सरे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी, और कौन से प्लेन में रिफ्लेक्ट होगी? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इस क्रिस्टल से। ये बीच में क्रिस्टल लगा है, सपोज करो ये क्रिस्टल है, तो वो कैसे रिफ्लेक्ट होगी? वो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बनाएंगे ऐसे, यानी कि ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन की बात कर रहा हूं ये ऐसे, और इस प्लेन को हम क्या कहते हैं? ये स्पोर्ट बनाएंगे, ऐसे स्पोर्ट्स बनाएंगे,
ऐसे स्पॉट्स बनाएंगे, यानी कि ये एक लेयर बन गई और इस लेयर को हम क्या कहते हैं, एक सेंट्रल लेयर है जिसको हम नाम देते हैं L = 0। अब मैं क्या कहूं, वो सारे प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस HK1 होंगे, जैसे मैं बात करूं यहां पर H110 भी ये हो सकता है, 111 ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यहां पर। अब यहां पर मैं ये कह दूं कि 101 ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इस कंडीशंस के ऊपर, 111 ये हो सकता है। वो सारे प्लेन जिनके मैं आपको ये एग्जांपल देकर समझा रहा हूं स्टूडेंट्स, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, यानी कि वो सारे प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस HK1 होंगे, यानी कि वो सारे प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस HK0 होंगे, उनसे जो एक्सरे रिफ्लेक्ट करेगी हॉरिजॉन्टल प्लेन में रिफ्लेक्ट करेगी और वो अपना एक सेंट्रल लेयर बनाएंगे फोटोग्राफिक, ऐसे 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 चारों तरफ रिफ्लेक्ट होगी उनसे, जहां उन प्लेन से जहां जहां पर जितने एंगल्स के ऊपर एक्सरे की कंडीशन सेटिस्फाई होगी उन्हीं से रिफ्लेक्ट करती चली जाएगी। और ऐसे सेंट्रल लेयर, ऐसे इस पॉइंट पे स्पॉट बना दिया, इस पॉइंट पे स्पॉट बना दिया, इस पॉइंट पे स्पॉट बना दिया, ऐसे एक सेंट्रल लेयर बन जाएगी। अब वो सारे प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस HK1 होंगे, उन सारे प्लेन से एक्सरे रिफ्लेक्ट करेगी और वो रिफ्लेक्ट करके कहां पर अपना पैटर्न बनाएंगी, वो कुछ ऐसे इस लेयर के सेंट्रल लेयर के ऊपर उनसे पैटर्न बनेगा, यानी कि ये रिफ्लेक्शन ऐसे अक्कर करेगा, ऐसे, यानी कि ये जो लेयर है इसको लेयर नंबर 1 नाम दिया गया। अब जिन प्लेन के मिलर इंडिसेस HK1 बार होंगे, उनसे एक्सरे रिफ्लेक्ट करेंगी और वो सेंट्रल लेयर के नीचे रिफ्लेक्शन अक्कर करेगा। बार का मतलब नेगेटिव, नीचे, इसका मतलब वो एक्सरे हॉरिजॉन्टल में तो रिफ्लेक्ट करेंगी लेकिन इस सेंट्रल लेयर के नीचे, ऐसे नंबर ऑफ सेंट्रल लेयर्स बनेगी इस केस में, ऐसे रिफ्लेक्शन हर पॉसिबल डायरेक्शंस में अक्कर करेगा, मैं आपको समझा चुका हूं ऐसे। इसका मतलब जब हम इस फोटोग्राफिक फिल्म को यहां से कट करें और ऐसे स्टूडेंट, अगर ये फोटोग्राफिक फिल्म ऐसे है तो इसके सेंटर पे यहां पर बन गया, इसके ऊपर बन गया, उन सारे मिलर प्लेन जिनके मिलर इंडिसेस HKL1 है वो ऊपर, वो HKL0 नीचे, HKL-1 नीचे। जब हमने इसको ओपन किया, यहां से ऐसे ओपन किया, तो स्टूडेंट जो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में थे वो किसकी फॉर्म में आ गए, वो ऐसे प्लेन्स की फॉर्म में आ गए। वो किसकी फॉर्म में आ गई, ये वाला जब ओपन करोगे तो ये ऐसे लेयर बन गया और ये सेंट्रल लेयर ये बन गई, ये लेयर हमारे पास ये बन गई, यानी ये L=0, ये L=1 और ये L=-1, यानी कि हम इन दोनों लेयर के बीच का ये डिस्टेंस निकाल लेंगे स्टूडेंट्स, और ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, C होगा। यानी कि हमने इस केस में 2d sin थीटा की वैल्यू सेटिस्फाई हुई है n लैम्डा, तो यहां पर ये d की वैल्यू क्या आ गई, d कम्स आउट टू बी C। तो यहां से हम C की वैल्यू निकालेंगे, यानी 2c sin थीटा = n लैम्डा। तो यहां से C की वैल्यू कितनी आ गई, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शंस के लिए स्टडी कर रहे हैं तो n क्या हो गया, 1 लैम्डा अपॉन यहां पर हो गया 2 sin थीटा। यहां पे हमने लैम्डा की वैल्यू को क्या कर दिया है, यहां पर देखिए लैम्डा की वैल्यू को फिक्स कर दिया है और थीटा की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे इस केस के लिए। तो ये हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, C मिल गया। सिमिलरली ऐसे ही क्या कर देंगे हम, इस क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के पैरेलल, क्या इस क्रिस्टल का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस
बी वाला यानी कि वाई वाला भी इस एक्स रोटेशन ऑफ एक्सिस के पैरेलल कर देंगे और एक्स वाला भी इसके पैरेलल कर देंगे। अगर इस क्रिस्टल का क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस कौन सा, एक्स एक्सिस, हम इस एक्सिस के रोटेशन पैरेलल फिक्स कर देंगे तो हम किसकी वैल्यू को निकाल लेंगे, ए की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर वाई एक्सिस को पैरेलल फिक्स कर देंगे तो किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, बी निकाल लेंगे। यानी कि हमें क्या मिल गए, यूनिट सेल्स की प्रिमिटिव ट्रांसलेशंस वेक्टर मिल गए। अगर हमें वो ए बी सी की वैल्यू मिल गई तो हम इस क्रिस्टल के अंदर टाइप ऑफ यूनिट सेल बता सकते हैं। किस टाइप की यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी है। यानी कि इस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड की हेल्प से हम क्या स्टडी कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। थैंक यू।